हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस मेंस के सिलेबस की बात करी थी, जिसमें कि हिंदी और एसए के पेपर के सिलेबस को हम डिस्कस कर चुके हैं और जीएस 1 के सिलेबस को हमने 15 पॉइंट्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि 7 पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम 8 to 15 पॉइंट तक डिस्कशन करेंगे। अगर हम पॉइंट नंबर 8 की बात करें, जो कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित है, इनके अभिप्राय क्या रहे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का, और समाज की संरचना, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी टॉपिक्स आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको देख लेने हैं पहले, तभी इन टॉपिक्स पे आगे आप पढ़िएगा। भाई अगर हम पॉइंट्स 9 की बात करें, जो कि सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद तथा धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अगर हम इन कुछ जो टफ वर्ड्स हैं उनकी बात करें, तो सामाजिक सशक्तिकरण उस चीज की बात करता है जहां पर हम समाज के सभी वर्गों तक समान अधिकार, अवसर और न्याय उपलब्ध कराते हैं। उसी को हम सामाजिक सशक्तिकरण कहते हैं। जहां पे इन चीजों का अभाव होता है, वहां सामाजिक सशक्तिकरण कमजोर होता है। सांप्रदायिकता की बात करें तो यदि हम एक धर्म को अन्य धर्मों से या किसी दूसरे धर्म से कम आके या ज्यादा आके, तब वहां पर सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव होता है। क्षेत्रवाद की बात करें, जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष या राज्य अपने आप को ज्यादा महत्व देना चाहे किसी राष्ट्र की तुलना में, तो वहां पर क्षेत्रवाद पनपता है। वहीं अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, तो अगर राज्य या सरकार आप कहें राजनीति को धर्म से संबंधित करती है या धर्म के मामले और राजनीति के मामले अलग नहीं रख पाती है, जो कि एक धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है, तो वहां पर धर्मनिरपेक्षता कमजोर पड़ती है। हमें राजनीतिक मुद्दे और धर्म से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको पृथक रूप से देखना होता है धर्मनिरपेक्षता के तहत। वहीं अगर हम पॉइंट नंबर 10 की बात करें, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, मिट्टी एवं वन, ये विश्व के प्राकृतिक संसाधन है, मगर हमें विशेष तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया, खासतौर से भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में हमें पढ़ने होंगे कि इनका वितरण क्या है, इनका महत्व क्या है। ओके, भाई अगर हम पॉइंट से 11 की बात करें, जो कि भौतिक भूगोल से संबंधित है, इसमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, जलधाराएं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम पॉइंट 12 की बात करें, जो कि सामुद्रिक संसाधन है एवं उनकी संभाविता है। सामुद्रिक संसाधन जो भी अभी तक रिसर्च के दौरान मिले हैं या मिल चुके हैं, उनका बंटवारा विभिन्न देशों के मध्य कैसे होगा और क्या क्या सामुद्रिक संसाधन हैं वो, और आगे मिलने वाले संसाधनों की क्या संभाविता है, या उसको आप जैसे कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। ये रिसर्च के दौरान प्राप्त होंगे। भाई अगर हम 13 पॉइंट्स की बात करें, जो कि मानव प्रवास से संबंधित है। मानव प्रवास का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि विश्व की शरणार्थी की समस्याएं, वो हमें खासतौर पर भारत या भारत उपमहाद्वीप से संबंधित ही देखनी होगी कि क्या समस्याएं हैं रही हैं, उनका निदान क्या होगा। विशेष तौर पर इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। वही अगर हम पॉइंट 15 की बात करें, जो कि सीमांत तथा सीमाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि तट रेखा, विभिन्न देशों के मध्य सीमा रेखा, इन समय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
भाई अगर हम पॉइंट 15 की बात करें जो कि जनसंख्या अधिवास से संबंधित है, इसके प्रकार और प्रतिरूप आपसे पूछे जाते हैं। अधिवास का मतलब होता है जिस जगह पे व्यक्ति रहते हैं उसको हम अधिवास कहते हैं। जैसे कि नगरीकरण, या अब तो नई नई अवधारणाएं आ गई है अधिवास से संबंधित, जैसे कि स्मार्ट नगर, स्मार्ट गांव इत्यादि। अच्छा, ये सब चीजें आपको जैसे भौतिक भूगोल है, ये सारे बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि करंट से रिलेटेड होंगे। जैसे कि भूकंप जो कि अभी म्यांमार में आया, आसपास के देशों पर भी उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये सारी चीजें आपको करंट से भी देखनी होगी और उन्हीं से ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस चीज का आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।